हम पढ़ रहे हैं वो है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे मेटल्स है, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते हैं वो नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर होते हैं, जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब। अब कंडक्टर्स को हम दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कंडक्टर्स हमारे पास आते हैं वो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं बिना किसी केमिकल चेंज के। जैसे मेटल्स हो गए, एलॉयज़ हो गए, ये इस तरीके के कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि मेटल्स जो है उनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन का नेचर होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, मतलब कन्वेंशन जो है वो क्या होता है वो देखो कि जो करंट का फ़्लो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और ये चीज़ हमें अच्छे से पता है। तो कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। एक तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर एटम जो है किसी भी मेटल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, इसके ऊपर। दूसरा, मेटल की स्ट्रक्चर और उसके नेचर के ऊपर। थर्ड, मेटल की डेंसिटी के ऊपर। एंड फोर्थ, टेम्परेचर के ऊपर। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को, याद रखना ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। अब देखो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे। यही होते हैं, एक एंड से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और दूसरे एंड पर क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। कुछ नॉन मेटल्स जैसे ग्रेफाइट हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, ये भी क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरे कंडक्टर्स जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई कंडीशन के अंदर, और या फिर क्या हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर पानी के साथ मिक्स कर दिया है और उनका सॉल्यूशन बना लिया है, या तो तब कंडक्टिविटी शो करेंगे या फिर मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट हो गए। अब देखो इनके अंदर जो कंडक्शन का मेन रीज़न है वो आयंस होते हैं। तो कंडक्टिविटी जो जनरेट होती है वो हमेशा दो रीज़न से जनरेट होती है। एक तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे क्या हो सकते हैं, आयंस। ठीक है। तो इन दो रीज़न से ही कंडक्टिविटी जनरेट होती है। जब आयंस जो होते हैं, जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में लाते हैं या पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज हो जाते हैं और ये आयंस जो होते हैं वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और जब आयंस फ्री नहीं होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में है तो आयंस फ्री नहीं होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, यानी नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है। और जो मोल्टन स्टेट होती है, एक्वस स्टेट होती है, उसमें कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे सॉलिड NaCl नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन इसको पानी में डालते ही ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लगता है, क्योंकि ये Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है। ठीक है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते ही नहीं हैं। ठीक है। ना मोल्टन स्टेट में ना एक्वस स्टेट के अंदर। जैसे शुगर है, ग्लूकोज हो गया, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फिर हम बात करते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में डिफरेंस की। तो मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनके अंदर अपोजिट आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है। मेटेलिक में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, और यहाँ पे जब आयोनाइज होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होती है तो केमिकल चेंज होता है। मेटेलिक कंडक्शन जो है उसके अंदर एटॉमिक वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हो जाते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, और इसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आयंस के डिसोसिएशन की रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे, तो इसकी वजह से
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मेटलिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर ही करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो, सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सेम अमाउंट में डिसोशिएट नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिवाइड करते हैं मेनली टू ग्रुप्स के अंदर। एक हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो उनका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी जितने उनके अंदर कैटायन है और जितने उनके अंदर एनायन है वो सारे के सारे मिल जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपने पढ़े हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, जो 100H+ आयन दे, 100% H+ आयन दे। स्ट्रॉन्ग बेस जो 100% OH- आयन दे। ठीक है, तो इनके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट बनेंगे वो भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है, तो उनके जो सॉल्ट बनेंगे, मतलब वो तो वैसे रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा बेसिक हो जाएगा। जैसे HCl, NaOH, NaCl, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और उसके अलावा देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बेसिक होता है, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो पाते हैं, डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, यानी उनमें 1%, 2% ही डिसोशिएशन हो पाता है। और इनकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज़ कर दें, यानी हम एक्वस सॉल्यूशन में पानी के अमाउंट को इंक्रीज़ कर दें। इसके अंदर वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट आ सकते हैं। ठीक है, जैसे CH3COH एसिटिक एसिड हो गया, H2SO3, H3PO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे वीक एसिड और उनके। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को। तो फर्स्ट आता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखो, अगर आयंस जो है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो आयन आयन अट्रैक्शन की वजह से जो आयन और सॉल्वेंट अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। आयन आयन अट्रैक्शन एनर्जी जो है उसका अमाउंट आयन सॉल्वेंट जो अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे, और जब ये डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आयन आयन के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो बॉन्ड भी ब्रेक नहीं हो पाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे इसका मतलब आयंस नहीं बनेंगे, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो एक टर्म और यूज़ में ली हुई है सॉल्वेशन एनर्जी। आयन और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है तो जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर हम बोल दें आयन और वाटर के बीच में इंटरेक्शन जनरेट होता है तो वो कौन सी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। फिर सेकंड जो आता है वो आता है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। देखो, अगर सॉल्वेंट जो है वो आयंस के साथ इजीली सॉल्यूबल हो रहे हैं, मींस आयंस और जो सॉल्वेंट है उसके बीच में इंटरेक्शन अच्छा है, तो क्या होगा, आयंस के ऊपर आकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स ऐड होती जाएगी और आयंस का साइज़ क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आयंस के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की जो रेट है वो कम हो जाएगी, और जब आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड हमारे पास आता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है मूवमेंट जो है उतना ही कम होता है, और मूवमेंट जो है जितना कम होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मींस सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पे।
तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये अभी आपने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है सॉल्यूशन की। लेकिन अगर हम डाइल्यूशन कर देते हैं, तो डाइल्यूशन मतलब हम उसमें पानी ऐड करें हैं, डाइल्यूट करें हैं, तो डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ज़्यादा आयंस बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और नेक्स्ट फैक्टर आता है फिफ्थ, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और ये वाला जो बिहेवियर होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है मेटेलिक कंडक्टर्स के, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ये आपके फैक्टर्स थे जो इलेक्ट्रोलाइट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।